चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो ये 45(5) फिर कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में दो चीज़ें लिखी हैं, ट्रांसफर होना चाहिए और जिस साल में ट्रांसफर होगा उसी की वजह से कैपिटल गेन लगेगा। 45(4) में भी बोल दिया कि कैपिटल गेन तो उसी साल में लगेगा लेकिन ट्रांसफर नहीं भी होगा तो भी लगेगा, है ना। तो अब ये 45(1) की सारी बात को इग्नोर कर देता है। ये वाली लाइन होती है, जो भी सेक्शन लिखा है उसकी सारी बात इग्नोर कर देगा, सारी बात। अगर ऐसा कहीं लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, 45(1) में जो लिखा था सब भूल जाओ, अब यहीं की बात पढ़ो समझो, अब उसको मत रिलेट करना। जहाँ पे ऐसे नहीं लिखा वहाँ 45(1) भी चलेगा और वो वाले सेक्शन भी चलेगा, दोनों चलेंगे। Where capital gain arises from the transfer of capital asset being a transfer by way of compulsory acquisition under any law or transfer the consideration of for which was determined or approved by the central government or Reserve Bank of India, and compensation or consideration for such transfers enhanced or further enhanced by the court, tribunal or authority of the capital gain shall be dealt with the following manner। क्या कह रहा है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 की बात भूल जाओ, वो दो बातें बोल रहा था, ट्रांसफर होना चाहिए और पैसा मिलना चाहिए। जब ट्रांसफर होगा और पैसा मिलेगा तभी कैपिटल गेन लगेगा, बोला ये वाली बात भूल जाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आपकी किसी लैंड में एक्विजिशन होता है ना, ऐसी बात कौन बोल रहा था, 45(2) भी तो बोल रहा था, डिस्ट्रक्शन डिमोलिशन वगैरह की बात कर रहा था ना वो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आपने 45(5) भी क्या कह रहा है, अगर आपकी कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन होता है, कंपलसरी एक्विजिशन, रोड ब्रिज हाईवे बनाना, आपकी सड़क जगह एक्वायर कर ली सरकार ने, तो सेक्शन आप कैपिटल गेन टैक्स कब लगेगा, कब आपको कंपनसेशन कैसे मिलता है। देखो, सच ट्रांसफर इज एनहांस्ड देयर फर्दर एनहांस, आपको इनिशियल कंपनसेशन मिला। मान लीजिए इनिशियल कंपनसेशन का मतलब क्या है, आप किसी एसएससी की एक ज़मीन थी, सरकार ने एक्वायर करी, बोला 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, 50 लाख रुपए कंपनसेशन उसने ले लिया, लेकिन वो एक आदमी की ज़मीन तो एक्वायर हुई नहीं, कई सारी जगह लोगों ने क्या करा, अबे 50 लाख की पागल है, 1 करोड़ की ज़मीन थी, 85 लाख मिले, सरकार ने ठग लिया हमें, लोगों ने कोर्ट में केस डाल दिया, ठीक है। अब कोर्ट ने बोला ठीक है तुम 1 करोड़ की बात करो, सरकार ने 50 लाख लिए, हम कहते हैं चलो 75 लाख रुपये दे दो। जो 25 लाख रुपये मिले वो क्या है, एनहांस्ड कंपनसेशन। आप समझो ध्यान से, पहले गवर्नमेंट ने आपको मुआवजा दिया 50 लाख रुपए का, इट इज कॉल्ड इनिशियल कंपनसेशन। कब है, इनिशियल। आप यू वेंट टू द एसएससी, वेंट टू द कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, एसएससी एंड हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैड अवार्डेड टू द एसएससी द 75 लाख, और हाई कोर्ट ने बोला नहीं 75 लाख रुपए ठीक है, चलो तुम 1 करोड़ की बात कर रहे हो, 75 लाख, सरकार ने 25 लाख रुपए और दे दिए, इट इज कॉल्ड एनहांस कंपनसेशन। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब आपको हाई कोर्ट से भी फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ठीक है ये गलत, ये बिल्कुल एसएससी बिल्कुल ठीक करा था, और इतने साल केस चलते हो गए, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो और बढ़ गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोल दिया 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, ओरिजिनल वाल 50, एनहांस्ड वाल 75, 25 एनहांस्ड, अब रिमेनिंग 50 और मिल गया आपको, है ना, एक 20 हो गया आपके पास। तो अब जो बचा हुआ है वो क्या है, फर्दर एनहांस्ड, है ना, फर्दर एनहांस्ड। तो ओरिजिनल कंपनसेशन, द कंपनसेशन, एनहांस्ड कंपनसेशन एंड फर्दर एनहांस्ड कंपनसेशन, किसके द्वारा, बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी और कैपिटल गेन शैल बी डिराइव्ड इन द फॉलोइंग मैनर। यानी कि कब होगा, अब इसको मैं आपको पढ़ने के बाद सिंपल आपको बता देता हूँ, बहुत जान खाली मैंने आपकी। जब ओरिजिनल कंपनसेशन मिलता है, ठीक है, ओरिजिनल कंपनसेशन उसी साल में टैक्स होता है जिस साल में मिल जाता है, ध्यान रखना। ओरिजिनल कंपनसेशन कौन सा, जो इनिशियल कंपनसेशन जो सबसे पहले 50 लाख था, 50 लाख कब टैक्सेबल होगा, उसी साल में जिस साल में आपको रिसीव हो गया, जिस साल में आपको, देखो सबसेक्शन 1 को ओवरराइड कर रहा है वो, ओवरराइड में सक्सेशन वो तो कह रहा था ना आपको एक्रू हो जाना चाहिए तभी हम टैक्स लगा लेंगे, लेकिन 45(5) सबसेक्शन 1 को तो ओवरराइड ही कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है टू द सर्टेन एक्सटेंट कि ट्रांसफर तो उसी साल माना जाएगा जिस साल आपने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली सरकार ने, लेकिन टैक्स कब लगेगा, जब आप पैसा आपको ओरिजिनल कंपनसेशन मिला। देखो ये आपकी पीस ऑफ लैंड था, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने एक्वायर करी, एक्वायर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19, ठीक है, 2018-19 में एक्वायर करी फॉर रुपीज़
50 lakh and first installment received rupees 10 lakh on 31 मार्च 2019 में एक्वायर करी थी। लेट अज्यूम एक्वायर करी आपकी 1 दिसंबर 2018 को, 18-19 में एक्वायर हुई है, एक्वायर करी है सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को। पहली किस्त दे दी आपको 31 मार्च 2019 को, कितने की? 10 लाख रुपए। कंपनी से कितना अवार्ड हुआ है? 50 लाख। पहला चेक 10 लाख रुपए का आ गया। तो अब क्या हुआ? ट्रांसफ़र भी उसी साल में हुआ और पहला कंपनसेशन, इनिशियल कंपनसेशन की पहली किस्त आई, इनिशियल कंपन। तो अब आपके पास कैपिटल गेन के लिए सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? 10 लाख या 50 लाख? नहीं, 50 लाख। 50 लाख पूरा आपको वैसे कि एक ही किस्त मिली है, पूरा 50 लाख पे टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। किस्त ओरिजिनल कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ। दिस इज द इनिशियल कंपनसेशन, है ना, ये इनिशियल कंपनसेशन है। इनिशियल कंपनसेशन उसी साल में टैक्स हो जाता है जिस साल में आपको अवार्ड हो गया या पहली किस्त भी मिल जाए। पूरा 50 लाख मिल जाए तो भी टैक्स, आधा मिल गया तो भी पूरा 50 लाख टैक्स। पूरे 50 लाख को सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। अब सेल में से कॉस्ट घटा दोगे, जो इनकम आएगी वो आएगी। तो सेल 10 लाख नहीं मानी जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए सेल कितनी मानी जाएगी? 50 लाख। बेशक आपको 10 ही लाख मिले, पूरे 50 मिल जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक केस, ये वाली बात समझ आ गई। दूसरी केस, सरकार ने आपको पहली इंस्टॉलमेंट पर ना, जो इनिशियल कंपनसेशन है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ऑन 1 अगस्त 2019 एंड ₹20 लाख। अब ये दूसरा केस है, डिफरेंट है कि ज़मीन वही थी, 50 लाख का मुआवजा था, आपको ये वाला नहीं मिला, ये वाला मिला। लेकिन पहला मुआवजा मिला 1 अगस्त 2019 को 20 लाख रुपए का। अब ये कौन से साल में टैक्सेबल होगा? पहली बात तो कौन से साल में टैक्सेबल होगा? कौन से साल में टैक्सेबल होगा? हेलो, फाइनेंशियल ईयर 19-20। असेसमेंट तो 20-21 हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में टैक्स होगा। कंपल्सरी एक्विजिशन तो यही हुआ था, लेकिन सरकार है ना, आज देंगे कल देंगे करते करते पहली बार चेक अगस्त 18 में आया। तो जिस साल आपको मुआवजा कुछ भी नहीं मिला उस साल टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों कह रहा था वो कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45। सेक्शन 45 तो 1 क्या कह रहा था? जब आप ट्रांसफर करो तभी लगा दूंगा टैक्स में। तो वहाँ पे ट्रांसफर पे टैक्स लगा रहा है, यहाँ पे कब मिलेगा? वो तो कह रहा है ट्रांसफर की बात तो ठीक है, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं देना। अगर कितना भी मिल जाए टैक्स पूरे पे लगेगा। पहली बार मिला 20 लाख रुपए, तो पूरे 50 लाख रुपए की सेल मान ली जाएगी इन द ईयर ये। इस साल में आपको टैक्सेबल टैक्स देना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? सेल कितनी मानी जाएगी? 50 लाख रुपए की यहाँ पे। लेकिन ट्रांसफर कब माना जाएगा? ट्रांसफर की डेट हमेशा यहीं अटक जाएगी। ट्रांसफर की डेट कभी नहीं शिफ्ट होगी, ये ध्यान रख लेना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी जब हम लॉन्ग टर्म निकालेंगे अगली डेट में तो पता लगेगा। तो ट्रांसफर उसी डेट पे माना जाता है जिस डेट पे एक्वायर हो गया, जिस डेट पे आपकी उस एसेट से रिश्ता टूट गया। अगर इंश्योरेंस जो सेक्शन 45(1)(a) कह रहा था, अगर आपकी एसेट, आपकी प्रॉपर्टी को डिमोलिशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉयड होती है ड्यू टू एनिमी, वार, फ्लड, टाइफून, साइक्लोन, हरिकेन, किसी वजह से, रॉइट, सिविल वार, किसी वजह से, तो आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो कैपिटल गेन कब मिलेगा? जब आपको कैपिटल गेन कब आएगा? जब आपको पैसा मिलेगा या बदले में एसेट मिल जाएगी। लेकिन ट्रांसफ़र कब माना जाएगा? जिस साल में वो इंसिडेंट हुआ, ट्रांसफ़र उसी साल माना जाएगा। तो हमेशा ट्रांसफ़र वहीं रुक जाता है जहाँ पे आपकी एसेट चली गई, है ना। यानी कि जैसे इससे पहले वाले में 4 में पढ़ा था, 3 में पढ़ा था, पार्टनर ने अपनी एसेट ट्रांसफ़र कर दी। पार्टनर ने जब अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी तो ट्रांसफर किस दिन माना जाएगा? जिस दिन पार्टनरशिप फर्म में एसेट चली गई उस दिन माना जाएगा। और कैपिटल गेन भी कब लगेगा? उसी साल में, चाहे, क्योंकि पैसे तो कभी मिलना ही नहीं है पार्टनर को, कैपिटल गेन भी चला गया। लेकिन 45(5) कुछ और बात बोल रहा है। 45(5) कह रहा है कि जिस साल ट्रांसफर, तो किसी पूरे कैपिटल गेन में ट्रांसफर उसी दिन मान लिया जाता है जिस दिन आपके पास से वो एसेट चली गई, है ना। ट्रांसफर का ईयर वही माना जाएगा। तो ट्रांसफर का ईयर तो 18-19 ही है। सवाल क्या है कि टैक्स किस साल देना है? टैक्स उस साल देना है जिस साल आपको पहली बार मुआवजा मिल गया, आउट ऑफ द इनिशियल टोटल इनिशियल कंपनसेशन अवार्ड। अब यहाँ पे 20 लाख मिले, 50 लाख मिले, 2 लाख मिले, कोई अगर सरकार को आपसे किसी अथॉरिटी को, मान लो किसी अथॉरिटी ने, कंपनसेशन देने वाली अथॉरिटी ने, उसने आपको बोला यार कुछ जरा सेवा पानी दे दे, तेरे सारे पैसे ट्रांसफर करा देता हूँ, है ना। तो उसने बोला नहीं यार तू नहीं, तो वैसे भी देगा, तू नहीं देना तो कैसे देगा। तो उस ऑफिसर के पास क्या पावर है? आपके 50 लाख में से ना 50,000 रुपये का चेक बना के आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा।
आपको मिले कितने 31, उसने अगर मान लो 31 मार्च को आपको खाली 50,000 रुपये दे दिए, तो इनिशियल कंपनसेशन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया आपके पास। अब टैक्स कब लगेगा, इसी साल में। कितनी इनकम पे 50 लाख भी मिला, कितना 50,000, लेकिन सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा अब 50,000। अगर किसी ऑफिसर को आपसे बदला निकालना है तो ऐसा काम कर सकता है ना। अगर चाय पानी पिला रहा हो तो पिला देना, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगी चाय, उसकी टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 रुपये की इनकम कमा के 50 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, तो वो ध्यान रख लेना। अगर चाय पानी मांग रहा हो तो बोल तू पहले पैसे ट्रांसफर कर दे, चाय पानी तैयार है, बन अभी केतली में रखवाई हुई है ना, वो ध्यान रख लेना। नहीं तो वो ऐसा कर सकता है, अगर उसे इनकम टैक्स की समझ होगी तो आपको 50,000, 10,000, 5,000 का चेक दे देगा बना के, है ना, कि मर बेटा तूने मेरे को चाय पानी मिले, सरकार को टैक्स दे तू। अब क्यों, ओरिजिनल कंपनसेशन की पहली इंस्टॉलमेंट आ गई है। ओरिजिनल कंपनसेशन की पहली इंस्टॉलमेंट आते ही पूरा कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर हैं कोर्ट में क्या चैलेंज करोगे, मेरे से रिश्वत मांग रहा था, प्रूफ करना पड़ेगा ना आपको। लेकिन इनकम टैक्स तो टैक्स ले लेगा ना, इनकम टैक्स तो सेक्शन 45 लग रहा है ना भाई, इनकम टैक्स तो सेक्शन 45(5) की बात कर रहा है। उसमें कोर्ट में क्या करेगा, 45(5) में लिखा हुआ है कि आपको जब भी ओरिजिनल कंपनसेशन की पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी पूरा कंपनसेशन का सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। कोर्ट में आप यही तो कह सकते हो मेरे से रिश्वत मांग रहा था, लेकिन इनकम टैक्स तो उससे क्या लेना देना। आप इनकम टैक्स ऑफिसर को ये कोई कह सकते हो मेरे से रिश्वत मांग रहा था, इसलिए उसने मेरे जबरदस्ती 10,000 रुपये का चेक बना के भेज दिया मेरे पास, और मेरे को अब कैपिटल गेन पूरे 50 लाख पे देना पड़ा। उसका कोई प्रूफ नहीं है, न प्रूफ कर पाओगे न लेट पेमेंट के लिए होता है, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ तो एडवांस आ गई ना, दिक्कत ये है, लेट की समस्या नहीं है, एडवांस की समस्या है। लेट के बारे में भी आते हैं हम। लेट ये तो उसने क्या हुआ, 50 लाख भेजा, आपको 20,000 रुपये का चेक बना के घर भेज दिया, वो भी कब 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च को, पूरे महीने रखो जेब में चेक, कैसे रख लोगे तुम। मान लो उसने 20,000 रुपये का चेक बना के रख दिया, या 2 लाख रुपये का चेक बना के आपको दे दिया 31 दिसंबर को, ठीक है। अब एक चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है। आप कहो मैं इस फाइनेंशियल में डालूंगा ही नहीं, कैसे नहीं डालोगे, 3 महीने का तो स्टेल हो जाएगा चेक, वो 31 मार्च के बाद चेक स्टेल हो जाएगा, फिर दोबारा चेक बनवाते रहो। और सरकार ने आपका उसमें सेक्शन 194L ऐसा था, सेक्शन 194L में TDS भी काट दिया। अगर डिपार्टमेंट ने आपका सेक्शन 194L में TDS काट दिया तो इनकम तो वैसे ही डिस्क्लोज हो गई। अब चेक डालो मत डालो क्या फ़र्क पड़ता है। TDS जब भी कंपनसेशन आता है सेक्शन 194L में TDS कट के आता है, तो 194 में LTDS 194L में TDS कट गया तो इनकम तो आ गई ना। अब तुम चेक डालो ना, अब तो चेक नाक रगड़ के डालना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए का चेक मिला, टैक्स दे रहे हो 50 लाख रुपए पर, तो चाय पानी का ध्यान रखना, ठीक है। तो वो जब वो खाली कहने की बात है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कहने की बात है, सब खा रहे हैं सभी खिला रहे हैं, वो पॉलिटिकल वो है जुमला कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो वो चल रहा है, जैसे चल रहा था ऐसे ही चल रहा है आज तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चल रहा है। तो अगर पहला मुआवजे का पहली कंपनसेशन की कोई भी किस्त आपको मिल गई तो पूरा कंपनसेशन आपके लिए टैक्सेबल होगा, इनिशियल कंपनसेशन। अब दूसरी क्या चीज़ थी, एनहांस्ड, दूसरी यही तो थी एनहांस्ड कंपनसेशन। ये उस साल में टैक्स मिलेगा होगा जिस साल में आपको मिलेगा, जिस साल में जितना मिलेगा। मान लीजिए सरकार ने कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला था 50 की जगह आपको 25 और देने पड़ेंगे, टोटल देने 75, ठीक है। ये हाई कोर्ट का डिसीजन था, ये तो आपको मिल चुका है, ये तो पूरा रिसीव्ड हो चुका। अगर नहीं भी मिला तो जिस साल आपको पहली किस्त लगी थी उसी साल में आपने इस पर टैक्स दे दिया। यहाँ तक क्लियर हो? हाँ जी, टिल हेयर वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। यहाँ तक हम एक ही बात समझ रहे ना, इस 50 लाख पे आपको जब भी पहली किस्त मिलेगी उस पर आप टैक्स दे चुके, उसकी बात ही नहीं होगी। अब बात हो रही है इसकी, मान लीजिए ये सेटलमेंट हुआ फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपके पास ये ऑर्डर आ गया। फाइनेंशियल 20-21 में कोर्ट का ऑर्डर आ गया ऑन 1 जनवरी 2021 को। सरकार ने बोला, हाईकोर्ट ने बोला इन्हें 25 लाख रुपए और दो। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आपको एक 10 लाख रुपए का चेक इशू कर दिया, 10 लाख डिसबर्स, ठीक है। 10 लाख रुपए आपको पे कर दिए, कब, ऑन 1 मार्च 2021। अवार्ड कितना हुआ टोटल एनहांस्ड वाला 25 लाख। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आप कितने मिले आपको, तो टैक्स कितने पे लगेगा अब, कितने पे, पूरे पे लगेगा। बस यही इनकम टैक्स में मज़ा आता है। इनकम टैक्स में मुझे यही मज़ा आता है कि जैसे ही लगता है कुछ समझ आ गया, ऐसे ही कुछ और बात हो जाती है।
एनहांस कंपनसेशन उस साल में टैक्स लगता है जिस साल में जितना मिलेगा। तो यानी कि इस साल में एनहांस टैक्स कंपनसेशन पे कितने पे लगेगा? केवल 10 लाख पे। अवार्ड 25 लाख हुआ है लेकिन टैक्स कितने पे लगेगा? 10 ही लाख पे। इनिशियल कंपनसेशन एक भी किस्त मिलते ही पूरा टैक्सेबल हो जाता है। एनहांस कंपनसेशन पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, केवल 10 लाख टैक्स होगा क्योंकि मेरा ही 10 लाख है। मान लो उसके बाद इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपको फिर 10 लाख रुपए मिल गए। अब कितना टैक्सेबल है? 10 ही टैक्सेबल है। अवार्ड कितना हो रखा है? 25 हो रखा है, अभी भी 10 दिए हैं, कोई बात नहीं। बचा हुआ मिला आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, बैलेंस मिला आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख 23-24 में ही टैक्सेबल होगा। यानी कि इनिशियल कंपनसेशन जब भी पहली किस्त मिल जाएगी पूरा टैक्सेबल होगा। एनहांस कंपनसेशन जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल होगा, जिस साल में मिलेगा उस साल में टैक्सेबल होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये सेम चीज एप्लीकेबल है फर्दर एनहांस के ऊपर भी। अगर मान लीजिए आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने और आपके 50 लाख रुपए बढ़ा दिए, तो वो भी कब टैक्सेबल होंगे? जब जब जितना जितना मिलता रहेगा, है ना? जब जब जितना जितना मिलता रहेगा उतना उतना टैक्सेबल होगा। तो एनहांस कंपनसेशन फर्दर एनहांस कंपनसेशन शैल बी टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। जिस साल में वो मिल जाएगा उस साल में टैक्सेबल हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? चले लास्ट बस, नहीं तो कैपिटल गेन में अगली बार नहीं आएंगे 7 लोग। मुझे अगली क्लास की चिंता होती है इस साल का, इस क्लास को देखते हुए। अच्छा समझ आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ पहले? आ रहा है ना मजा? अब मैंने आपको बोला आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 50 लाख ओरिजिनल था, ओरिजिनल कंपनसेशन 25 लाख एनहांस कंपनसेशन था और 50 लाख सुप्रीम कोर्ट ने और दे दिया फर्दर एनहांस कंपनसेशन। यहाँ तक बात ठीक है? टोटल आपको कंपनसेशन मिला 5 और 125, 1 करोड़ 25 लाख रुपए का कंपनसेशन मिल गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या पता है, ये हुआ था एक्वायर कब हुआ था? 2018-19 में। ठीक है, इस एग्जाम्पल को याद रखना। जब अगली क्लास में हम कंप्यूटेशन निकालेंगे तो ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल लिख दूंगा, हो सकता है फिगरें चेंज हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना क्या हो रहा है। सीरीज ऑफ इवेंट याद रखनी पड़ेगी। अब ये मान के चलता हूँ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सारा ही मिल गया था। ये अवार्ड हुआ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, और 23-24 में अवार्ड हुआ और 23-24 में रिसीव्ड भी हो गया। यहाँ पे रिसीव्ड भी हो गया, ये भी रिसीव्ड हो गया। ये जब भी रिसीव्ड होगा तभी टैक्स लग गया, इस पे तो खत्म हो गया नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या बोला कि 2019 से 18-19 से तुम इस एसएसजी को परेशान करे जा रहे हो, इसके ऊपर आपको अब इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बोला, अथॉरिटी को, जिस अथॉरिटी ने एक्वायर करा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब आप इसके ऊपर ना इस 50 लाख रुपए, खाली 50 लाख नहीं दोगे, इसको इंटरेस्ट भी दोगे। लेट अज्यूम इसको इतने साल की केस की वजह से इसको 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी मिला। इसे बोलते हैं, जो आप डिले की बात कर रहे थे ना पंकज, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन, ऑन एनहांस कंपनसेशन। अब ये बताओ कैसी इनकम है? इंटरेस्ट मिला है आपको कैपिटल गेन पे, ये भी कैपिटल गेन की इनकम है या नहीं है? हाँ, नहीं है, ये इंटरेस्ट मिला है, ये आईओएस की इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन इज taxable in the year in which it is received and shall be taxed under the head IOS। ठीक है, इनकम, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन, किसी पे भी हो सकता है, इस पे भी कंपनसेशन। जैसे वो पंकज कर दे कि अगर डिले होगा, मान लीजिए मैं एनहांसमेंट के लिए लेट में नहीं गया, कोर्ट चला गया, इन्होंने मुआवजा अनाउंस कर दिया, दे नहीं रहे हैं, जो भी मांग रहा था वो भी नहीं दे रहे हैं, कोर्ट चले गए और कोर्ट ने अवार्ड करा कि ये 50 लाख तो ओरिजिनल दोगे, साथ में इंटरेस्ट भी दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल कंपनसेशन यानी इनिशियल कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 56 में टैक्सेबल है। एंड अ डिडक्शन ऑफ 50% इज ऑल्सो अलाउड। इसके ऊपर 50% की डिडक्शन भी अलाउड है, सेक्शन 56 में ही है ना। वहाँ पे 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट है तो टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी? 4 लाख। 50% है, 50,000 नहीं है, 50% है। 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला तो 50% की एग्जम्पशन मिलेगी, तो कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। 8 लाख का 50% 4 लाख, तो आईओएस में जाके पूरा 8 लाख टैक्सेबल नहीं है, 50% की एग्जम्पशन भी है ना। तो 50% का छूट है तो 4 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो एनहांस कंपनसेशन है, देखो ओरिजिनल कंपनसेशन में क्या हुआ था, आपने कोई कॉस्ट
कोई एसेट ट्रांसफ़र करी थी ना, इसमें से आप कॉस्ट घटाते हो। ओरिजिनल कंपनसेशन के वजह आपने कोई एसेट दी, तभी तो आपकी सरकार ने कोई ज़मीन एक्वायर करी, तो ज़मीन कभी तो खरीदी थी, तो इसमें से आप क्या घटाते हो, कॉस्ट ऑफ द एसेट। 50 लाख का मुआवजा मिला माइनस कॉस्ट ऑफ द एसेट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द एसेट। इंडेक्स कॉस्ट आप अगली क्लास में समझोगे। कॉस्ट ऑफ द एसेट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द एसेट घटाते हो तो आपको नेट प्रॉफिट आता है, उस पर टैक्स देना है। लेकिन ये जो कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन दिया, तो इसमें कोई चीज़ ट्रांसफ़र करी आपने? नहीं करी ना, ये तो इसी एसेट के बदले में तो मिला, और ये तो आप यहाँ से घटा चुके हो। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी इनकम टैक्सेबल है? नहीं, लिटिगेशन एक्सपेंस घटा सकते हो। द एक्सपेंसेस यू इनकर्ड फॉर द लिटिगेशन, आपने वकील को फीस दी, पेपरों की फोटोकॉपी कराई, कोर्ट में कोई फीस जमा करी, वो सारे खर्चे घटाओगे। लेकिन आपको प्रूफ रखना पड़ेगा, है ना, प्रूफ रखना पड़ेगा। हो सकता है कि वकील ने आपसे 3 लाख रुपए ले लिए केस लड़ने के, और सरकार ने फाइनल मुआवजा 5 ही लाख बढ़ाया, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने फाइनल मुआवजा 5 ही लाख बढ़ाया, लेकिन लिटिगेशन में 3 लाख रुपए लग गए, इतने साल केस चलते थे। तो आपके लिए टैक्सेबल इनकम कितनी है एनहांस कंपनसेशन में से? 2 लाख। 5 लाख का मुआवजा एनहांस हुआ, 3 लाख तो कोर्ट के केस में खर्च, कोर्ट कचहरी में खर्च हो गए, वकीलों के फीस में खर्च हो गए, तो 2 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो जो 3 लाख रुपए खर्चा घटाओगे, उसके प्रूफ आपको रखने पड़ेंगे। ओनर्स टू प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द असेसी। वो असेसी की जिम्मेदारी है कि प्रूफ, हाँ मैंने 3 लाख की वकील को फीस दी, ये लो वकील के चेक, वकील के बिल पकड़ो, ये फोटोकॉपी के बिल ये पकड़ो। तो एनहांस कंपनसेशन में लिटिगेशन एक्सपेंस घटाने को मिलते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन में फ्लैट 50% की डिडक्शन है। वहाँ पे फ्लैट 50% है, कोई वकील को खर्चा देने का कोई प्रूफ नहीं दिखाना, कुछ नहीं, फ्लैट 50% की डिडक्शन मिलती है वहाँ पे। क्लियर हो गया? 45(5) कर दें क्लोज।